Good morning students. Today we are going to see our second method of calculating national income which is income method. ठीक है, अब देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनकम मेथड, यानी इसमें हम क्या काउंट करेंगे या क्या ऐड करेंगे, सारी इनकम्स को ऐड कर देंगे। अब इनकम जो है वो किसकी होती है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करती है, कौन पेमेंट करती है, हमारी इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़। ठीक है, तो वो सारी इनकम्स को हम ऐड करेंगे, तो इनकम मेथड हो गया। ओके, देखते हैं। इन इनकम मेथड नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग अप मतलब ऐड करना। ठीक है, द इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की इनकम्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम हमने क्यों दी है, पेमेंट क्यों किया है, उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए। ठीक है, जो भी उन्होंने योगदान दिया, हमारी उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करी हमारी कंपनी में, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इन अ गुड और सर्विस। ठीक है, इसका मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड से जो भी वैल्यू अगर हमने ऐड करी है, जो भी हमने वैल्यू ऐड करी है गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे हमने वीट लिया 50 का, उसमें हमने क्या किया कि 30 और ऐड करके अब वो वीट कितने का हो गया, 80 का। तो अब हम उसे 80 पे सेल करेंगे और ये जो 30 है ये हमारी वैल्यू एडेड हो गई। तो वैल्यू एडेड जो है वो किसकी इक्वल आई, फैक्टर इनकम की इक्वल आई। ठीक है, फैक्टर इनकम की इक्वल आई। अब इस 30 में से हम क्या करेंगे, हमारे लैंड का भी पेमेंट करेंगे, रेंट देंगे, लेबर को भी देंगे वेजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट लेगा और जिसने कैपिटल लगाया उसको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि फैक्टर इनकम जो है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, हमारे वैल्यू एडेड के इक्वली होता है। ठीक है, तो यानी कि पिछले मेथड में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे थे और इस मेथड में हम इनकम मेथड से निकालेंगे। तो यानी सब इक्वली होता है, बस हम तरीका बदल रहे हैं देखने का। ठीक है, दस वैल्यू एडेड एंड फैक्टर इनकम आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड और फैक्टर इनकम एक ही बात है। ठीक है, या तो फैक्टर इनकम बोल दो या वैल्यू एडेड बोल दो, एक ही बात है। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, बस पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। कैसे, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव इट इज़ द वैल्यू एडेड, है ना। प्रोड्यूसर की तरफ से अगर हम देखें तो वो वैल्यू एडेड मेथड है, और अगर फैक्टर ओनर की तरफ से देखें तो वो फैक्टर इनकम है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है, और जो फैक्टर ओनर्स होता है वो क्या करता है, फैक्टर इनकम देता है लोगों को। ठीक है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो एक ही बात हुई। अब NDPFC, ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें हम जब ऐड करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, GDP-MP। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, NDPFC। ओके, यानी इनकम फ्रॉम लैंड प्लस इनकम फ्रॉम लेबर प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये सब क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, NDPFC, है ना। इनकम फ्रॉम लैंड क्या हो जाएगी, रेंट। इनकम फ्रॉम लेबर क्या हो जाएगी, वेजेस। इनकम फ्रॉम कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट। एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाता है हमारा, प्रॉफिट। ठीक है, व्हेन वी सिंपली सम अप द फैक्टर इनकम्स वी गेट द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हमें क्या आई, डोमेस्टिक इनकम मिली, NDPFC। ओके, वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन ऑर्डर टू गेट नेशनल इनकम, NNPFC। अब हमने इन सबको ऐड करके क्या निकाल लिया, NDPFC, लेकिन हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को और ऐड कर देंगे, यानी कि NDPFC में हम और क्या ऐड कर देंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें क्या मिल जाएगा, NNPFC। ठीक है, यहाँ पे तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक है और यहाँ पे क्या है, नेशनल है। तो बस डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए क्या करते हैं, NFIA ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDPFC, यानी कि इनकम मेथड से अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ओके, फर्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम लैंड या फिर प्रॉपर्टी। इसमें दो आते हैं, रेंट और रॉयल्टी। ठीक है, समझते हैं दोनों को क्या होते हैं। रेंट यानी कि रेफर्स टू द अमाउंट गिवन टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, यानी कि लैंडलॉर्ड कौन हुए, मकान मालिक। ठीक है, यानी कि
मकान मालिक समझ सकता है, ठीक है, कि हमने जो है उनका लैंड यूज़ किया तो हम उसके बदले में उन्हें क्या दे देंगे, रेंट दे देंगे, ठीक है। हमारे प्रोडक्शन में यूज़ किया हमने लैंड तो इसलिए हम उन्हें रेंट देंगे। इट इंक्लूड्स बोथ द एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, ठीक है। अब इसमें दो हो सकते हैं। पहला है कि हम कौन सा लैंड ले रहे हैं जो कि हमने किसी और से लिया है, लैंडलॉर्ड का लैंड ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा क्या हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि हमारा खुद का ही एक घर है, हम उससे क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का एक लैंड या घर है, हम उसी से क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लोग सोचेंगे, पर नहीं, हम क्या करेंगे, उसकी इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट क्या होती है कि मार्केट वैल्यू पे या मार्केट प्राइस जो भी है, मार्केट प्राइस जो भी है आपके हाउस की, अगर आप कहीं पे रेंट देते तो कितना देते, वो इम्प्यूटेड रेंट होती है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है, कि मार्केट में अभी अगर आप लेते हो उस हाउस को तो उसकी क्या वैल्यू होती, वही वैल्यू हम ऐड करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। नाउ सेकंड कम्स रॉयल्टी। अब देखो रॉयल्टी क्या होता है कि रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल बाय लैंडलॉर्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स, ठीक है। क्या हुआ कि मैं लैंडलॉर्ड के पास गई, मैंने बोला कि आपका ये जो लैंड है ना, इस पर मुझे माइनिंग करने दो और मैं उससे क्या निकालूंगी, बहुत सारे मिनरल्स निकालूंगी, ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको रॉयल्टी दे दूंगी, ठीक है। अब उस लैंडलॉर्ड ने क्या किया, मुझे परमिशन दे दी कि हाँ मैं तुम्हें सारे राइट्स दे देता हूँ और तुम जो है यहाँ से मिनरल्स निकालो, एसिड्स निकालो, ठीक है, उसके बदले में मुझे रॉयल्टी दे देना, ओके। तो ऐसा लैंड जिसके नीचे से हम क्या निकालेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, उसके बदले में हम लैंडलॉर्ड को क्या देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, ठीक है। और अगर हम सिंपली उनका लैंड यूज़ कर रहे हैं तो हम रेंट देंगे, ओके। For example, owners of minerals deposits like coal, iron ore, natural gas, ठीक है, ये सारे minerals, natural gas etc. and oil deposits can earn income by giving rights of mining to the contractors, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, इनकम ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की हम इनकम को ऐड करेंगे, रेम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, ठीक है, रेम्यूनरेट करते हैं उनको, रेम्यूनरेट यानी कि उनको हम कुछ ना कुछ उनका प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हम उनको प्राइस देते हैं, रेम्यूनरेट मतलब प्राइस भी होता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसको हम किस फॉर्म में देते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऐसे करके हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। हम उन्हें कंपनसेशन दे रहे हैं लेबर को क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है, ओके। तो अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी क्या होता है कि तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हम किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। रेफर्स टू ऑल द मॉनेटरी पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क, ठीक है, मॉनेटरी पेमेंट्स होगा, इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, ठीक है। याद रखना कि ये जो बोनस मिला है ना हमें कंपनी से या फिर हमने किसी को भी दिया है तो वो भी हम ऐड करेंगे, और अगर कमीशन हमने किसी को दी है या मिली है तो वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस तो हम ऐड करते ही हैं। सेकेंड आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, रेफर्स टू ऑल द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि हमने काइंड में पेमेंट किया है, ओके। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशंस, है ना, यानी कि हमने क्या दे दिया, उनको रहने के लिए घर दे दिया और उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने तुम्हें इसका पेमेंट नहीं करना है, उसका पेमेंट हम करेंगे, तो वो क्या हुआ, वेजेस और सैलरीज हम काइंड में दे रहे हैं, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स है, ठीक है। फ्री यूनिफॉर्म्स, ठीक है, फ्री यूनिफॉर्म्स दे दी। अब ये याद रखना, फ्री यूनिफॉर्म्स मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में या फिर आपने अपने वर्कर्स को दिया है तो वो काउंट करेंगे। फ्री क्लब मेंबरशिप्स, ठीक है, आपको क्लब मेंबरशिप्स दे दी कि आप जाओ और एंजॉय करो, स्विमिंग पूल वगैरह, ठीक है। फ्री कार सर्विस, ठीक है, फ्री कार या फिर फ्री मेडिकल या फिर फ्री एजुकेशनल सर्विसेज भी दे दी या फिर फैसिलिटीज़ दे दी, तो ये सब हम किस में इंक्लूड करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में, ठीक है। थर्ड आ जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, ये भी हम ऐड करेंगे। ये याद रखना, ये बहुत आता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट दे दिया जाता है कि एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतना इतना है, तो उसको हम ऐड करेंगे, ओके। दिस इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड आप लोग जानते होंगे, पीएफ इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पीएफ क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारी सैलरी जो है मान लो 15,000 है,
ठीक है। तो अब इस 15,000 में से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है वो तुम्हें क्या करेगी, 15,000 पूरे के पूरे नहीं देगी, वो तुम्हें कितने देगी, 14,000 देगी। ठीक है। और अब ये जो डिफरेंस आया ना 1,000 का, ठीक है, तुम्हें कितने दिए 14,000 और एक्चुअल सैलरी तुम्हारी कितनी है 15,000, तो वो जो 1,000 है 1,000 में कंपनी जो है और अपना एक और 1,000 ऐड करेगी और वो तुम्हारे काय में जमा करती रहेगी, पीएफ में इकट्ठा करती रहेगी। फिर जब तुम रिटायर होगे या फिर कंपनी छोड़ोगे या फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा ना, तो फिर तुम्हें ये पीएफ जो है वो दे देती है कि इस पीएफ पे जो है मतलब अगर तुम उसको नहीं खोलना चाहते हो, ठीक है, ये एक मतलब एक एफडी की तरह ही होती है। अगर तुम इसे नहीं खोलना चाहो तो उसको रखे रखो और बैंक जो है इस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी देता है। तो मतलब ये बहुत काम का है पीएफ। ठीक है। पेंशन फंड, ठीक है, पेंशन फंड तुम्हें पता ही है, पेंशन मिलती है जब हम रिटायर होते हैं, हमें पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं। आजकल तो इकट्ठे मिल जाते हैं, फिर उसकी एफडी करा लो, लेकिन पहले क्या होता था कि आप रिटायर हो गए और उसके बाद भी आपकी सैलरी जो है वो चलती रहती थी। ओके। थर्ड आता है ग्रेच्युटी फंड, ये भी इसी तरीके का होता है। लेबर वेलफेयर फंड, ये भी वही है। ठीक है। ओके। द एम ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ की लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम ये इसका एम है। ठीक है। इसका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। ओके। थर्ड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल। ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके। इट इज़ द अमाउंट पेएबल टू द ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस भी इंसान ने अपनी फाइनेंशियल एसेट्स दी है तो वो क्या हो गए, उसके ओनर हो गए, तो उनको हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है। इट इज़ अर्नड बाय दोज हु प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ लोन्स और प्रोवाइड फंड्स। ठीक है। या फिर एक तो हमें फाइनेंशियल एसेट्स दी हुए है ना, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि क्या हो जाएंगी, जिस किसी ने भी हमें लोन दिया हो हमारा बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, या फिर हमें फंड्स प्रोवाइड करे हो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करने में, तो उन सबको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट से पेमेंट रिसीव हुआ है। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। ठीक है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी इसी में आ जाते हैं। इन सब पे हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। ओके। सो फोर्थ आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट इज़ अ रेसिड्यूल यानी कि जो बचा खुचा जो भी है, ये 3 पेमेंट करने के बाद, 3 पेमेंट कौन से हुए, लैंड, लेबर और कैपिटल के पेमेंट करने के बाद जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको कौन एंजॉय करेगा, हमारा एंटरप्रेन्योर। ओके। ये एंटरप्रेन्योर की फैक्टर पेमेंट हुई, राइट, टू द ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज, या फिर जो भी ओनर है हमारी एंटरप्राइज के या फिर बिजनेस के। इट इज़ अर्नड फॉर बियरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। अब लोग बोलेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योर को क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसने रिस्क लिया है। ठीक है। बिजनेस शुरू करने का रिस्क लिया है, सारी अनसर्टेनिटीज़ उसने बियर करी हैं, राइट, तो इसीलिए उसको दिया है। और उसने 3 फैक्टर्स को कंबाइन भी तो किया, हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल को, तो इसीलिए उसको हम क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। अब इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आता है डिविडेंड, एक आता है कॉरपोरेट टैक्स और एक आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों को भी समझते हैं क्या होता है। ओके। नाउ डिविडेंड्स मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है। यानी कि डिविडेंड्स हम किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स पता ही होगा कि हमारी कंपनी में जैसे 100 शेयर्स होते हैं, ठीक है, 100% शेयर्स होते हैं, तो उसको बहुत सारे या तो 50-50 हो जाता है, या फिर जितना भी मात्रा में शेयर होल्डर्स ने हमारे शेयर ले रखे होंगे उतना ही उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। चलो, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यानी डिविडेंड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। ओके। सेकेंड इज़ कॉरपोरेट टैक्सेस। कॉरपोरेट टैक्सेस यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू गवर्नमेंट एज टैक्स ऑन प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स लगा वो हम किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ये क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। ओके। ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। ओके। थर्ड आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके। इसका बहुत बारी क्वेश्चन आता है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट विद द ओनर आफ्टर मेकिंग अबव 2 पेमेंट्स। ठीक है। यानी कि अब ऊपर के 2 पेमेंट्स यानी कि डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो हमारे ओनर के पास बचा वो बचा रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। इट इज़ केप्ट एज रिजर्व। अब ओनर की इच्छा, या तो वो उसको क्या कर सकता है, रिजर्व की तरह रख सकता है
टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज। ठीक है, कंटिजेंसीज मतलब कि कोई लाइबिलिटी आ गई, कोई आ गया कि भाई मेरा पेमेंट बच रहा है ये वो, या फिर अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो हमें पता ही नहीं है, जो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते, ऐसी कोई तकलीफ़ आ गई हमारे बिज़नेस में, तो उसके लिए वो उसे रिज़र्व की तरह रखता है कि हम उसे यूज़ कर लेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स को। और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, या फिर वो क्या करता है कि वापस से उसे बिज़नेस में ही लगा देता है, बिज़नेस की और ग्रोथ करने के लिए, बिज़नेस को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स को हम क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि देखो जो हमारे डिविडेंड्स थे उनको हम क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने जो भी सेविंग्स करी है। एंड थर्ड क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस याद आ रहा होगा तुम्हें, हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाली बैलेंस शीट, उसमें भी हम रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं, राइट। तो ये वही वाला रिजर्व्स एंड सरप्लस है जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स है, राइट। चलो, अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो है ना, ये CBSE में आया हुआ है, मैंने देखा था, डायरेक्ट पूछ लिया कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ इनकम जनरेटेड फ्रॉम लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट इज़ टुगेदर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो जो भी इनकम हमने जनरेट करी है ना लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है, इसमें बस हमने क्या इंक्लूड नहीं किया, लेबर हटा दिया। ठीक है, तो क्या क्या बचा, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों को ऐड करके जो हमने बनाया वो क्या बचा हमारे पास, वो क्या बना, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट प्लस रॉयल्टी, है ना, दोनों आएंगी इसमें, रेंट और रॉयल्टी। ये किसकी है, रेंट और रॉयल्टी दोनों लैंड की है। ठीक है, और इंटरेस्ट किसका है, कैपिटल का, और प्रॉफिट किसका है, एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, अब देखो याद कैसे करोगे तुम लोग, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट देखो ऑपरेटिंग सरप्लस तो घबरा जाओगे, तो याद कैसे रखोगे, देखो OP, तो P से क्या याद आ गया तुम्हें, प्रॉफिट याद आ गया। ठीक है, तो P से तो हो गया प्रॉफिट हमारा, तो ऑपरेटिंग, है ना, और R से देखो क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा और रॉयल्टी आ जाएगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग I से क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं मतलब नाम से तुम्हें बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग। ठीक है, तो OP, तो P से प्रॉफिट याद रख लो, बस कोई भी एक याद रख लो, बाकी तो अपने आप याद आ ही जाएंगे। ठीक है, किसकी इनकम को ऐड करना है, बस लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फिफ्थ आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। दिस इंक्लूड्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स, बार्बर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि दिस इंक्लूड्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो खुद से एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, वो कहीं पे भी जॉब नहीं करते हैं, वो अपना या तो बिज़नेस है या फिर कोई भी छोटा मोटा उन्होंने क्लिनिक वगैरह खोल रखा है, या फिर अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, शॉपकीपर्स हो गए, उनकी छोटी सी दुकान है और वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन या फिर बिज़नेस उनका नहीं है, छोटा सा है। ओके, डॉक्टर्स है, अपना क्लिनिक खोल रखा है। ठीक है, लॉयर हैं, उन्होंने अपना एक एडवोकेट का ऑफिस खोल रखा है, राइट। एज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल गेट देयर इनकम फ्रॉम बोथ देयर लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लेबर भी मतलब वो करते ही हैं, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर भी वो हैं क्योंकि उन्होंने खुद का खोल रखा है, ठीक है, क्लिनिक वगैरह। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेग्रीगेट द वेज एंड नॉन वेज इनकम फ्रॉम देयर टोटल इनकम। तो इसीलिए हम जो है उनको अलग से मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी लेबर भी होती है। लेबर यानी कि क्या हो जाएगा, वेज इनकम हो जाएगी, और एंटरप्रेन्योर यानी कि नॉन वेज लेबर हो जाएगी। ठीक है, जो भी उनका प्रॉफिट वगैरह होता होगा, तो इसलिए उनको दोनों को सेग्रीगेट करने में यानी अलग अलग करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को अलग से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम्हें दे दिया जाता है कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स जो है वो इतनी है। ठीक है, दस दे आर रिगार्डेड एज सेपरेट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो इसलिए हम उनको डोमेस्टिक इनकम में अलग से ऐड कर लेते हैं, राइट।
ठीक है। तो अब बस शॉर्ट में अगर हम देखें कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई। ठीक है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि इनकम फ्रॉम लेबर, रेंट एंड रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लैंड, इंटरेस्ट यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल, प्रॉफिट यानी कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिक्स्ड इनकम यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम, इन सबको अगर हम ऐड करें और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, NDPFC। ठीक है, याद रखना वैल्यू एडिड मेथड में और जो हमारा थर्ड मेथड है यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें जब हम ऐड करते हैं चीज़ों को तो वो GDP-MP बनती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड में ही जब हम इन पाँचों को ऐड करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम क्या बनेगी, NDPFC। ओके, बस अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम जो कि है NNPFC। ये तो याद ही है आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।